देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद को भी विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जहां उन्होंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है और सीएम सिल्वर पैराडाइज में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। यहां से सीधे वो जनसभा स्थल पहुंचे। वहीं से योगी आदित्यनाथ ने एटीएस के ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी, साथ ही 150 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। वादियों को, मुकदमों को वापस लेती है। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात। उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। तो योगेश कुमार संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे योगेश कुमार का। योगेश किया और इसके साथ ही 150 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगे इन तमाम परियोजनाओं के बारे में, कौन कौन सी खास इसमें परियोजनाएं रहीं, और क्योंकि यहाँ पर एटीएस सेंटर का भी शिलान्यास अब हो गया है, तो कितना परिवर्तन और क्या कुछ खास देखने को अब हमें मिलेगा? देखिए, जहां तक एटीएस सेंटर की स्थापना और उसके शिलान्यास की बात है, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से फायदे की बात यह होगी, क्योंकि सहारनपुर कहा जाए, मुजफ्फरनगर कहा जाए, मेरठ की बात की जाए, बुलंदशहर की बात की जाए, तो यहाँ पिछले काफी समय में, पिछले सालों में देखने को आया है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से स्लीपर सेल हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, वो लोग यहाँ पनाह लेते रहे। न सिर्फ पनाह लेते रहे बल्कि आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देते रहे। 1991 की बात करें, 1994 की बात करें, खुद सहारनपुर ऐसा जिला रहा है जो इस तरह की घटनाओं से प्रभावित रहा है। और इसके अलावा लगातार स्लीपर सेल भी यहाँ से पकड़े जाते रहे। तो इस लिहाज से कहा जाए, एटीएस सेंटर की स्थापना जो है या शिलान्यास जो आज किया गया, उसे सरकार जल्दी पूर्ण करने की बात कर रही, तो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो पुलिस विभाग से संबंधित थी। फायर स्टेशन बनाए जाने की बात थी, जो न सिर्फ सहारनपुर में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बनाए जाना है। कुल मिलाकर बात की जाए तो करीब करीब 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ किया है। और दूसरे लिहाज से देखा जाए तो अब जल्द ही आचार संहिता भी लग जाने वाली है, तो उस लिहाज से देवबंद की सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लिहाजा कहा जा सकता है कि एक पन दो काज मुख्यमंत्री योगी ने आज किया है कि न सिर्फ एटीएस सेंटर का शिलान्यास किया बल्कि लोगों की नब्ज को भी भांपने का काम किया है। और जो कार्यक्रम एक पूर्व से 25 दिसंबर से चला रहा है, उसके तहत यहाँ करीब 200 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री की तरफ से टैबलेट और फोन भी बांटे गए हैं। वैसे अगर देवबंद की बात करें तो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो देवबंद का अपने आप में एक खास महत्व है। और यहाँ पर धार्मिक अगर महत्व की बात करें तो उसमें कई ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हालांकि क्योंकि वहां पर दुनिया भर के मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मदरसा, दारुल उलूम वहां पर मौजूद है, तो तमाम लोग दुनिया भर से आते हैं। जो खुफिया एजेंसी है वो वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। अब ऐसे में एटीएस सेंटर वहां बनेगा, जिस तरीके से अभी आपने बताया, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा। और वो जो पूरा एक एरिया है जो कि पिछले कुछ समय से हमने देखा कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है इस तरह की गतिविधियों में, तो हो सकता है कि आगे ये थोड़ा कम हो जाए। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है जब भी किसी बड़े सेंटर की या बड़े संस्थान की स्थापना होती है तो उसका फायदा सिर्फ उसी क्षेत्र को नहीं मिलता बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बात की कि देवबंद जो है धार्मिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उस लिहाज से देवबंद तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन सहारनपुर भी उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहारनपुर की एक सीमा उत्तराखंड से मिलती है, दूसरी हरियाणा से, और एक सीमा हिमाचल प्रदेश को टच करती है। तो उस लिहाज से भी यदि कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो एटीएस सेंटर उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की है कि 50 से अधिक कमांडो हर वक्त 24 घंटे यहाँ तैयार रहेंगे।
कहीं कोई घटना होती है तो ये लोग तुरंत पहुंचने का काम करेंगे, और यदि कोई बड़ा मामला होता है उससे निपटने का भी ये लोग जो कमांडो है तैयार किए जाएंगे, उस तरह की कार्रवाई को ये लोग अंजाम देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि सहारनपुर इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासकर देवबंद काफी सामरिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की निगाह जो है देवबंद की ओर लगी रहती है, और अब एटीएस सेंटर से कहीं ना कहीं जरूर इसमें मदद मिलने का काम होगा कि कोई बड़ी घटनाएं हो तो उस पर जो है त्वरित कार्रवाई की जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए योगेश। तो आपको बता दें कि आज एटीएस सेंटर का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद पहुंचे और जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा भी कि जिस तरह से पहले होता था कि जो तमाम इस तरह के मामले सामने आते थे उसमें अक्सर देखा जाता था कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि यहाँ पर एटीएस सेंटर बनेगा तो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी हद तक बहुत इससे सहायता मिलेगी। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में तमाम आतंकी गतिविधियों के मामले सामने आते रहे तो उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। इसके बाद रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को भी करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने हरदुआगंज तापीय परियोजना की 660 मेगावाट की नई यूनिट के साथ ही 113 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने 2000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फोन वितरित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासिमपुर के पावर हाउस के पास नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने एसपी बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। तो 113 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। हरदुआगंज परियोजना की नई यूनिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो करोड़ों की सौगात अलीगढ़ को दी गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। और अलीगढ़ जनपद के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। तो अलीगढ़ को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। उन्होंने हरदुआगंज तापीय परियोजना की 660 मेगावाट की नई यूनिट के साथ ही 113 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने 2000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फोन भी वितरित किए। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासिमपुर के पावर हाउस के पास नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित किया। तो धीरेन्द्र सिंह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, आज अलीगढ़ को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। इसके साथ ही हरदुआगंज यूनिट की अगर बात करें तो एक बड़ी सौगात अलीगढ़ को सौंपी गई है। आपसे थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूंगी, हरदुआगंज परियोजना को लेकर। देखिए ऋतु, अगर देखिए हरदुआगंज तापी परियोजना की अगर देखिए हम बात करेंगे तो देखिए कहीं न कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखिए इस तापी परियोजना जो 660 मेगावाट की नई यूनिट बनी है, इसका देखिए लोकार्पण किया गया। और इससे देखिए कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा जो राज्य के बहुत सारे जनपदों में जो कहीं न कहीं जो तमाम विद्युत स्टेशन बने हैं,
उनका भी कहीं न कहीं यहाँ से समझ लीजिए वो जो है उसका सीधा कनेक्शन रहेगा और वहां के लिए भी कहीं न कहीं बिजली दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ में इसके अलावा 113 विकास कार्य का यहाँ पे समझ लो मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण और समझ लो शिलान्यास किया गया है, जो करीब 265 करोड़ रुपए की लागत से है जो बनेंगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ अलीगढ़ से जो समझ घोषणाएं की गई थी, उनके द्वारा कहा गया कि देखिए हमने पूरे 4.5 पौने 5 साल की सरकार में जो हमने कहा था वो देखिए हमने लगातार किया। चाहे समझ लो अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रसाद जो है राज्य विश्वविद्यालय हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे कहीं न कहीं तमाम ऐसी योजनाओं को अगर गिनाने लगेंगे तो समझ लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आज जो यहाँ तमाम जो सौगात दी गई है, सौगात के साथ साथ उनके द्वारा विरोधियों पर भी समझ लो कहीं निशाना जो है उनके द्वारा यहाँ से साधा गया। उनके द्वारा कहा गया कि कहीं न कहीं जो है आज लोगों को, लखनऊ में बैठे लोगों को कहीं न कहीं सपने में जो कान्हा की नगरी की कहीं न कहीं उनको याद आती है, लेकिन और वो जो है कहीं न कहीं इस बात को भूल जाते हैं और वो कहीं न कहीं जो है आज जो अपने आप को कोस भी रहे होंगे कि जब वो लोग सत्ता में थे तो उनके द्वारा कभी समझ लीजिए चाहे जो मथुरा के आसपास जो आपका वृंदावन है, चाहे समझ लीजिए आपका बलदेव है, चाहे समझ लो कई ऐसे स्थलों का नाम लेके उनके द्वारा बोला गया कि पिछली सरकारों को ये कभी ध्यान नहीं रहा और उन्होंने वहां कहीं न कहीं जो है वो लोग जो है कंस के उपासक रहे और उन्होंने वहां पे जो जवाहर बाग कांड करा दिया जिसमें एक एसपी सिटी की समझ निर्मम हत्या हुई। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने विरोधियों पर भी लगातार निशाना साधा इस मंच के माध्यम से और उन्होंने बताया कि इटली के बहन भाई हो, चाहे दिल्ली के बबुआ हो, चाहे हम चच्चा जान हो, सभी लोगों पे इशारा करते हुए उनके द्वारा लगातार बुआ बबुआ की बात कही गई। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस की जनसभा से कहीं कहीं अपने विरोधियों पे भी जो है जम के हमला बोला। साथ ही उनके द्वारा जो है करोड़ों रुपए की जो यहाँ पे विकास योजनाओं का लोकार्पण और जो शिलान्यास किया गया। धीरेन्द्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। – 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बुलेटिन में अब रुख करेंगे खटीमा की ओर, जहां कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया है। यात्रा में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खास तौर पर शामिल हुए और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के आखिर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे नितिन गडकरी सीएम धामी ने संबोधित किया। आपको बताते चले कि 19 दिसंबर को बागेश्वर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यात्रा की शुरुआत की थी। अंतर विभागीय जो बैडमिंटन तो यात्रा में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए विजय संकल्प यात्रा के समापन में और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के आखिर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे नितिन गडकरी और सीएम धामी ने संबोधित किया।
आपको बताते चले कि 19 दिसंबर को बागेश्वर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यात्रा की शुरुआत की थी। तो मुनीश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। रुक करेंगे सीधा मुनीश चौहान का। मुनीश, आज कुमाऊं से विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इसके साथ ही कई बड़े चेहरे भी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया दोनों की तरफ से। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, किस तरह का माहौल रहा, समापन कार्यक्रम कैसा रहा, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें, प्रदेश में सभी जगह ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विकास सम्मान यात्रा के लिए अग्रसर थी। विकास सम्मान यात्रा निकाली जा रही थी। वहीं अभी 2 दिन पूर्व भी जसपुर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में विकास सम्मान यात्रा में पहुंचे थे, जिसके बाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं भाजपा सरकार इस यात्रा के माध्यम से जो जनता है उनमें अपनी भाजपा की जो उपलब्धियां हैं उनको भी बता रही है, ताकि 2022 के चुनाव में जो आने वाला चुनाव है उसमें भाजपा अपनी सरकार बना सके। जी ठीक, चलिए मुनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में देश में मौजूदा खतरे को देखते हुए और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय खुफिया एजेंसियां, सीआरपीएफ, सशस्त्र बलों के खुफिया विंग, राजस्व और वित्तीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी भी वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मुद्दे को हवा दे रही है और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ने अब वहां सीएम योगी के चुनाव लड़ने की मांग की है। राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने सीएम योगी को विधानसभा चुनाव में मथुरा से प्रत्याशी बनाने की मांग की। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ट्विटर के माध्यम से एक पत्र भेजा है और इस पत्र में राज्यसभा सांसद ने सपने में भगवान कृष्ण के आने का जिक्र किया है। राज्यसभा सांसद के बयान के बाद एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण के आने के बाद कहकर एसपी सरकार बनने की बात कही है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने इस पत्र को लेकर किस तरह से चुटकी ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाता। मैडम गलती हो गई मैडम। मैम, 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था 2 भर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दौड़ा। फर्क साफ है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ने इस बात की जानकारी दी है। जल्द ही नामों के पैनल को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा और उसी के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं और निश्चित तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तराखंड से जो है प्रत्याशियों का पैनल दिल्ली चला जाएगा और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें अतिशीघ्र निर्णय लिए जाएंगे और प्रत्याशियों की जो है घोषणा कर दी जाएगी चुनाव आचार संहिता लगने के एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो उत्तराखंड में कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। इस बात की जानकारी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दी। उन्होंने कहा कि करीब 45 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन चुकी है और अब पार्टी हाईकमान को लिस्ट पर अंतिम मुहर लगानी है। तो कांग्रेस ने सोमवार को उत्तरकाशी जिले में बड़ी सेंधमारी करते हुए पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद और जिला पंचायत सदस्य दीपक बिजलवाण को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। दोनों को पुरोला और यमुनोत्री क्षेत्र का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण का कहना है कि उन्होंने छात्र जीवन में NSUI से राजनीति शुरू की थी, लेकिन जिला पंचायत सदस्य वो निर्दलीय जीते थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें परेशान किया, लेकिन वो कोर्ट से अपनी लड़ाई जीते। बिजलवाण ने कहा कि उनका मकसद 2022 में कांग्रेस को जिताना है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने पर उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को आड़े हाथों भी लिया। बीजेपी नेता नवीन का कहना है कि सोमवार को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभा में बार बार खांसते दिखे, क्या उन्हें पहले अपनी जांच नहीं करानी चाहिए थी। बीजेपी का कहना है कि रैली के दौरान केजरीवाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं। बीजेपी का आरोप है कि जब नेता ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आम जनता को क्या संदेश जाएगा। उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को निशाने पर लिया है। तो अपने गणितीय मॉडल के आधार पर महामारी की भविष्यवाणी करने वाले IIT वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा है कि नेताओं की रैलियों के चलते कोरोना संक्रमण और ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि रैली और जनसभाओं में कोविड नियमों का पालन करना नामुमकिन है और फरवरी के पहले सप्ताह में पीक पर हो सकती है तीसरी लहर। वैज्ञानिक के मुताबिक तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने पर 1,80,000 केस प्रतिदिन सामने आ सकते हैं। वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल का मानना है कि ओमिक्रॉन के मामले में 10 में से 1 संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। औद्योगिक नगरी कानपुर में एक बार फिर कोरोना का असर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। कानपुर में एक्टिव केसों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मरीज मिले हैं और सीएमओ की रिपोर्ट की माने तो एक्टिव केस संख्या 49 है। IIT में लगातार छठे दिन भी कोरोना के कई मामले सामने आए। इसके अलावा पांडुनगर, काकादेव, अशोकनगर, बर्रा, तिवारीपुर में भी कोरोना के मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना रोकथाम के लिए वे बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में बेडों की व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पे एक वार्ड जो है वहाँ पे नियुक्त कर रखे हैं करीब हम लोग 20 बेड उसमें। तो उसमें पेशेंट्स अगर हमारे कोरोना से ग्रसित आते हैं या ओमिक्रॉन से ग्रसित आते हैं, जो कि वेरिएंट कोरोना का ही है, तो उनको वहाँ पे रखने के लिए व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास वेंटिलेटर प्रचुर मात्रा में है, बाईपैप्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं, सब कुछ जो उसके यथोचित हो सकता है बीमारी से संबंधित, सब कुछ हमारे पास तैयारियां हैं और हम लोग तत्पर हैं। अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी के लिए पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में जमकर हिमपात हो रहा है। हिमपात के कारण पूरे शहर में बर्फ की चादर बिछ गई है। हिमपात का आनंद लेने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं।
तो उत्तराखंड के नैनीताल में हिमालय की सफेद बर्फीली चोटियां पर्यटकों को अपनी तरफ लुभा रही हैं। नीले आसमान और हरे भरे जंगलों के बीच दृश्य देखने लायक बना है। पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यवसायियों का भी फायदा हो रहा है। नैनीताल की पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक हिमालय दर्शन में भारतीय हिमालय क्षेत्र की लंबी रेंज को देखकर पर्यटक दीवाने हो जाते हैं। मैदानों से पहाड़ों की खूबसूरती देखने आए सैलानियों का इस क्षेत्र में जमावड़ा लगा रहता है। हिमालय पर्वत की त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचूली, नंदा घुंटी समेत कई चोटियों को देखने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया है। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।